शेररुद्र और अली के बीच में चल रहे मुकाबले में अभी तक दोनों के दोनों ही थक गए थे, लेकिन वे थकने के बावजूद एक बार फिर से मुकाबले के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी शारीरिक क्षमता की हर एक सरहद को पार करने के लिए तैयार मालूम पड़ते हैं। उनके बीच चल रहे लात घूंसे समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं। जमीन पर भी जगह जगह पर दरारें दिख रही थी, जो कि साफ दर्शा रही थी कि क्या हुआ है। दोनों के बीच का मुकाबला समय के साथ ताकतवर होता जा रहा था। अब तक उनके शरीर में इतनी मोमेंटम एनर्जी इकट्ठी हो चुकी थी कि वे सामान्य रूप से भी टकरा रहे थे तो भी आकाश में कंपन पैदा हुआ जा रहा था। टकराव के दौरान उनके बीच में एक पत्थर आ जाता है जो कि जमीन से निकला था। वह उन दोनों के आसपास की हवा से धूल में बदल जाता है। यही चीज काफी थी बताने के लिए कि उन दोनों के बीच कितनी खतरनाक लड़ाई चल रही है। वे दोनों काफी देर तक एक दूसरे से टकराते रहते हैं और फिर अंत में एक जोरदार मुक्के के साथ दोनों के दोनों ही पीछे हो जाते हैं और अपने घुटनों पर आ जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इस वक्त उनके शरीर में जरा सी भी ऊर्जा नहीं बची थी और वे अपने हाथों तक को नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन यह एहसास ही उन्हें उत्तेजित कर रहा था। वे दोनों खूब मेहनत कर एक साथ एक दूसरे पर एक और हमला करते हैं और इस हमले के साथ ही वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अंत में यह मुकाबला किसी के भी पक्ष में नहीं आता है और परिणाम निरस्त के रूप में सामने आता है। साथ ही अली और शेररुद्र दोनों को एक अंक मिल जाता है। उन दोनों की शारीरिक क्षमता लगभग एक दूसरे के बराबर थी और दोनों में से किसी की भी युद्ध कला कमजोर नहीं थी, जिस वजह से वे दोनों ही आखिर में इस तरह से जमीन पर गिर गए थे। उनकी हालत बिना पेट्रोल के इंजन जैसी हो गई थी। भले ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसे भी तो वे शरीर के माध्यम से ही उपयोग करते और अब जब उनके शरीर में जान ही नहीं बची थी तो वे मुकाबले को जारी कैसे रखते। दोनों को उनके साथियों द्वारा अपनी अपनी जगह पर ले जाया जाता है। इसी के साथ आज के मुकाबलों का भी अंत हो जाता है। यह अभी हुआ मुकाबला आज का आखिरी मुकाबला था। इस प्रकार आज के दिन ही एक निरस्त वाली स्थिति भी दिख गई थी। अब सभी अपनी नजर तालिका पर घुमाते हैं। तालिका में विक्रांत सबसे ऊपर था, हिमानी उसके नीचे और अंक मिले हुए लोगों में शेररुद्र और अली सबसे नीचे थे। वहीं पर अगर पूरी तालिका की बात की जाए तो फिर शिवा सबसे नीचे था। बहरहाल आज के दिन का अंत होता है और सभी के सभी योद्धा बिना किसी भी निराशा के वापस जाते हैं, क्योंकि आज केवल पहला ही मुकाबला था। ठीक इसी समय पर पूरी दुनिया के 5 कोनों में मुकाबले चल रहे थे। पूर्वी इलाके में तो यही सम्मिलित रूप से था। दक्षिणी इलाके में बीच में एक अजीब क्षेत्र पड़ता है, जिस वजह से वह 2 हिस्सों में बंटा हुआ है और इस वजह से वहां पर 2 जगह मुकाबले चल रहे थे। पश्चिमी और उत्तरी इलाके में भी मुकाबले जारी थे। इन सब के अलावा केंद्रीय महाद्वीप के बाहरी हिस्से में एक जगह पर मुकाबला जोरों शोरों से चल रहा था। इस जगह पर 2 योद्धा, जिनमें से एक ने हरे रंग का कवच पहना हुआ था और दूसरे ने काले रंग का कवच पहना हुआ, आपस में लड़ रहे थे। ये दोनों के दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। हरे रंग के कवच वाला योद्धा मस्कत कर काले रंग के कवच वाले योद्धा को पीछे धकेल देता है। काले रंग के कवच को पहना हुआ बंदा इस मोमेंटम का फायदा उठाते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाता है और उसकी पीठ पर लाल रंग के विंग्स निकल आते हैं। इनके निकलते ही उसकी गति बहुत ही बढ़ जाती है। ये गति इतनी अधिक हो जाती है कि सामने वाला योद्धा उसे देख भी नहीं पाता है और अगले ही पल उसकी गर्दन पर चाकू रखा होता है। वह इतनी आसानी से मुकाबले को हार जाता है। होस्ट मुकाबले के अंत में घोषणा करता है, विजेता है सिंह परिवार के भार्गव सिंह। दूसरी ओर केंद्रीय महाद्वीप में मौजूद वेदांत महावंश की राजधानी में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल था। सैनिक अपने कवचों को पहनकर तैयार हो रहे थे, मानो किसी महायुद्ध की तैयारी में लगे हुए हों। आसमान में एक स्क्रीन थी जिस पर बहुत से उजड़े हुए स्थान दिख रहे थे। वे सभी काले रंग से पुते हुए लग रहे थे। ये सभी समुद्र के किनारे वाले शहर थे। महावंश के सैनिकों को पहली घटना का पता लगते ही भेज दिया गया था और बाकी के सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया गया था, जिस वजह से यह अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ देर पहले उन्हें पहले शहर के विध्वंस की खबर मिली थी, जो कि दक्षिणी इलाके से थी। इसलिए उन्होंने तुरंत वहां पर मौजूद अपने लोगों को आदेश देकर उन सारे डेविल्स को खत्म कर दिया था। लेकिन उसके तुरंत बाद से ही उन्हें तीनों इलाकों से खबर मिलने लगी। ये सही निर्देश नहीं था। इसका तात्पर्य ये था कि डेविल्स अब तक बहुत ही गहराई तक इस दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से चलाए गए सबसे गुप्त छानबीन मिशन में अगर वे सामने नहीं आए हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि डेविल्स इंसानी समुदाय में बहुत ही गहराई से छुप गए हैं। इस वजह से महावंश तुरंत अलग मोड पर चला गया था और उसने सैनिकों को किसी भी पल हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया था। राजधानी में मौजूद सभी के सभी 9 परिवार अपनी तरफ से सेवा प्रदान करने के लिए वहां पर मौजूद थे। उनमें से एक व्यक्ति को हम यहाँ पर पहचानते हैं। ये व्यक्ति 9 सिंहासनों में से एक पर विराजमान था और उस पर सिंह परिवार का चिन्ह बना हुआ था। उस सिंहासन के पीछे एक नौजवान खड़ा था जिसकी एक आंख पर चश्मा था और वह एक छोटी सी जंजीर की मदद से उसके कान से बंधा हुआ था। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह था। वह इस जगह पर डेविल्स के खिलाफ लड़ने के लिए आया था।
उसका बेटा सूर्या सिंह इन दिनों डेविल्स को रोकने के लिए काफी मेहनत में लगा हुआ है और उनके सामने सबसे बड़े दुश्मन यही डेविल्स ही हैं। सूर्या ने पहले ही महावंश के महाराज से कहकर वसुंधरा की कालकोठरी पर एक फॉर्मेशन बनवा दी थी। वो अब जब चाहे वसुंधरा को आजाद करा सकता है, लेकिन उसने और वसुंधरा ने कुछ चर्चाएं की और अंत में वसुंधरा ने अभी के लिए बाहर आने से मना कर दिया। उसके तुरंत बाद ही सूर्या कहीं पर तेजी से चला गया। वह अपने साथ करीब 7 लोगों को लेकर गया जो कि उसके सबसे करीबी थे। वह उन सभी को लेकर जहां पर गया था वह जगह किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन जाने से पहले उसने पहले ही सिंह परिवार को निर्देश दे दिया था कि उन्हें शाही परिवार की मदद करनी है। आखिर यहाँ पर तू और मैं का मामला नहीं है, यहाँ पर हम का मामला है। इन 9 परिवारों के अलावा और भी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे, जैसे कि ड्रैगन सुप्रीम, पंचवर्णी जाति, फीनिक्स सुप्रीम, मौर्य दल, शेर दल, अंत में वह महिला जिससे वीर उस दूसरे वाले महाद्वीप पर मिला था, फॉक्स सुप्रीम। ये सारे के सारे पूरे महावंश के ताकतवर दल थे और इनमें से हर एक की बात में गहरा वजन होता है। इस वक्त सभी के सभी इस जगह पर इसलिए एकत्रित हुए थे क्योंकि ये डेविल्स का खतरना देखते ही देखते बहुत बढ़ गया था। उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक डेविल सुप्रीम को मारा था और आज उन्हें एक और डेविल सुप्रीम के आने की खबर मिली है। इस वजह से वे सभी के सभी कुछ दृढ़ कदम उठाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वे जब नक्शे को खगाल रहे थे तो सबसे कम खतरा उत्तर पूर्वी इलाके में ही नजर आ रहा था, क्योंकि वहां पर अभी तक केवल एक ही शहर को नुकसान पहुंचा था और फिर उन डेविल्स को देखा नहीं गया था। उसके बाद से ही सारे शहरों को सुरक्षित कर दिया गया। जब उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात आती है तो दिग्विजय सिंह के चेहरे पर हल्की सी सिकन नजर आती है। उन्हें वीर की चिंता हो रही थी। वैसे भी उन्होंने अपने सबसे प्यारे पोते को कब से नहीं देखा था। वहीं पर फॉक्स सुप्रीम को नहीं पता था कि वह लड़का किस जगह से था, इसलिए उसे वैसे भी चिंता हो रही थी। फिलहाल में वे सभी किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। जल्दी ही आसमान में एक मारक आभा फैल जाती है और रक्तम धुआं उठता है। ये कुछ देर के लिए हवा में रहता है और फिर गायब हो जाता है। इस धुएं के गायब होते ही एक सुंदर सा नौजवान सभी की आंखों के सामने आता है। इस नौजवान के पीछे बहुत से योद्धा थे। वे सभी बहुत ही अजीब दिख रहे थे और उनके चेहरे पर भी किसी भी तरह के कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। इन लोगों के साथ ही एक काले कवच से ढकी हुई विशालकाय सेना भी प्रकट होती है। यह असुरा राजवंश के लोग थे। ये अपने आप को महावंश मानते हैं, लेकिन वेदांतों की नजरों में वे केवल एक राजवंश ही हैं। बस वे उनसे उलझना नहीं चाहते हैं। वह नौजवान जो कि सबसे आगे था वहां पर मौजूद सारे योद्धाओं को ग्रीट करता है और अपनी कुर्सी की ओर बढ़ जाता है। सभी योद्धा भी पलटकर उस असुरा को ग्रीट करते हैं। इस योद्धा ने पिछले 150 सालों में अपना खूब नाम बनाया है। इसने केवल 350 सालों में असुरा साम्राज्य बसाया और आज वह एक राजवंश बनने की कगार पर है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इस राजवंश ने गंवार और आदमखोर राक्षसों को अपने काबू में किया तो किया कैसे। इसी वजह से वहां पर मौजूद योद्धा इस योद्धा की इज्जत करते थे। इस योद्धा की वजह से ही इंसान और राक्षस एक सामंजस्य में रह पा रहे हैं। लेकिन अब जब डेविल्स का खतरा आ गया है तो दोनों को ना चाहते हुए भी हाथ मिलाना पड़ रहा है। असुरा राजवंश के आ जाने के बाद उन सभी के सामने आकाश में एक दरार पैदा होती है और उसमें से एक नौजवान बाहर निकलता है। ये और कोई नहीं बल्कि वीर का मामा और इस महावंश का महाराज था। उसके पिता अभी अपनी साधना में लगे हुए हैं और वे बाहर नहीं आ सकते हैं, इसलिए तब तक सारा कार्यभार उसे ही सौंपा गया है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सर पर ताज आते ही इस दुनिया में डेविल्स भी आने लगेंगे। अभी उसके लिए भी मुश्किल का दौर चल रहा था। वह इस खतरे के साथ ही अपनी जिंदगी की पहली चुनौती को भी स्वीकार कर रहा था। वह सामने आने के बाद सभी को ग्रीट करता है। इसके बाद वह अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और किसी चीज के आने का इंतजार करने लगता है। जल्दी ही एक एल्डर एक बड़ा सा सपाट पत्थर लेकर सभी के सामने आता है। वह उस पत्थर को ठीक उन सभी के बीचों बीच डाल देता है। उस पत्थर के नीचे रखे जाने के बाद महाराज अपना हाथ लहराता है और आसमान में एक पृथ्वी जैसा ग्रह दिखाई देता है। मैंने सुप्रीम हॉल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह कमीना हमें सुप्रीम हॉल से संपर्क करने से रोक रहा है और हम सुप्रीम हॉल से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ये परेशानी हम ही सुलझा सकते हैं। सुप्रीम हॉल का मालिक बदलने के बाद से ही वह हमारे भरोसे के लायक नहीं रहा है। और जहां तक मेरे जासूसों ने मुझ तक खबर पहुंचाई है, सुप्रीम हॉल का भी इस सारी घटना में योगदान दिख रहा है। मैंने नालंदा विश्वविद्यालय से बात की है, वे कुछ दिनों में मदद भेज देंगे। मैंने आप सभी को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप सभी की इंसानियत की रक्षा करने में मदद चाहता हूँ। इस मदद के बदले वेदांत राजवंश आप सभी को आपकी काबिलियत के अनुसार उपहार भी देने के लिए तैयार है। वह इतना कहने के बाद अपनी बात को खत्म कर देता है। सभी के सभी परिवार उसकी बात के खत्म होते ही सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन 2 लोग उसकी बात को खत्म होने के तुरंत बाद अपना हाथ खड़ा करते हैं। पहला तो असुरा राजवंश का महाराज यानी कि वह नौजवान था और दूसरा सिंह परिवार का मुखिया दिग्विजय सिंह था। दिग्विजय और वह नौजवान एक ही समान उम्र के हैं और उन्होंने एक साथ ही कल्टीवेशन का सफर शुरू किया था।
लेकिन बाद में एक बाहरी जानवर से लड़ते हुए और इस केंद्रीय महाद्वीप की रक्षा करते हुए उन्हें बहुत ही गहरी चोट लग गई और दिग्विजय की वर्तमान वेशभूषा ऐसी हो गई। वहीं पर असुरा ने उस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। वह उस वक्त एक पुराशिश में फंसा हुआ था, जिस वजह से उसकी वेशभूषा वैसी की वैसी ही है। वह दिग्विजय की ओर देखते हुए कहता है, अरे वाह, बस तुम्हारा शरीर ही ऐसा हुआ, बाकी वही जोश और वह हिम्मत। असुरा की बात सुनकर दिग्विजय भी मुस्कुराता है और कहता है, शरीर की बात करो तो तुम्हें मैं अभी भी हराने की काबिलियत रखता हूँ। असुरा ये सुनकर मुस्कुराता है और कोई भी जवाब नहीं देता है। दिग्विजय भी हंसता है और चुप हो जाता है। वह असुरा को पहले बोलने का मौका दे देता है, क्योंकि वह एक राजवंश का राजा था, जबकि वह स्वयं केवल एक परिवार का मुखिया था। असुरा कहता है, हमारा राजवंश इस चीज में हिस्सा लेने के लिए तैयार है, लेकिन जिस भी हिस्से को हमें रक्षा के लिए दिया जाएगा वह हमारा ही रहेगा, इस आपदा के बाद भी। जब महावंशीय महाराज ये सुनता है तो वह अपनी भौहें सिकोड़ता है और असुरा की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। असुरा वैसे तो उसके अंकल जितना बड़ा था, लेकिन यहाँ पर सौदेबाजी चल रही थी, इसलिए वह कहता है, ठीक है, तो फिर आज से तुम्हें पूर्वी इलाके को संभालना है। वह नक्शे में उसे उसका इलाका दिखाता है। जब असुरा उस इलाके को देखता है तो उसकी भौहें तन जाती है और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह एक लंबी आन भरते हुए कहता है, तुम भी अपने बाप पर ही गए हो। जहां पर एक और पिछले 1000 साल के इतिहास में सबसे बड़ी मीटिंग चल रही थी, तो वहीं पर दूसरी ओर अपनी दुनिया पर आ पड़े खतरे से अनजान योद्धा अपना पूरा ध्यान मुकाबलों पर लगाए हुए थे। डेविल्स ने इस बार बहुत ही विशाल स्तर पर हमला किया था। अगर योद्धाओं को और राजवंशों को पहले इसकी जानकारी नहीं होती तो ये और भी बड़ा हमला हो सकता था और काबू से भी बाहर जा सकता था। उस मीटिंग में अंत में हर एक काबिल दल को एक हिस्सा सौंपा जाता है जो कि उन्हें संभालना होगा, और जाहिर सी बात है पूरा उत्तर पूर्वी इलाका सिंह परिवार के हाथ में आता है। इस चीज के लिए सिंह परिवार ने ही अपनी हाजिरी भरी थी। दूसरी ओर उस टापू पर मैदान का आज दूसरा दिन था और आज के दिन के मुकाबले 8 बजे से शुरू होने वाले थे। योद्धा अपनी आदत के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाते हैं और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। सुबह 8 बजे तक लगभग सभी के सभी योद्धा इकट्ठा हो जाते हैं। वे सभी स्क्रीन के सामने एकत्रित हो जाते हैं। अभी तक एक दूसरी स्क्रीन भी लगा दी गई थी जो कि आसमान में करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर थी, ताकि कोई भी योद्धा अपनी जगह से ही मुकाबले का लुत्फ उठा सकता है। जल्दी ही होस्ट भी मुकाबला शुरू करने के लिए पहुंच जाता है और सबसे पहले पिछले दिन की रैंकिंग को बताता है, जिसमें विक्रांत पहले स्थान पर था और शिवा अंतिम स्थान पर। ये सब बताने के बाद वह आज के पहले मुकाबले की प्रक्रिया को शुरू करता है। स्क्रीन पर जल्दी ही 2 नाम प्रकट होते हैं, रीना vs रघुवीर। जल्दी ही दोनों योद्धा मैदान में प्रकट होते हैं। जब सभी की नजर रीना पर पड़ती है तो उनकी तो आंखें ही बाहर निकल आती हैं। रीना की सुंदरता को देखकर वे उसमें खो ही जाते हैं। बिल्कुल साफ और मक्खन जैसी त्वचा, झील सी गहरी आंखें, गुलाबी होठ, लहराते हुए बाल, ऊपर से नीचे तक रीना पूरी तरह परफेक्ट थी और उसकी ब्लड लाइन की वजह से उसके आसपास एक तरह की शाही आभा भी थी, जिस वजह से उसकी सुंदरता में एक दिव्य भाव भी था। वह उन लोगों के लिए एक चांद की तरह थी जिसे वे देखकर उसकी सुंदरता को निहार तो सकते थे, लेकिन उसे पाने का ख्याल भी अपने मन में नहीं ला पा रहे थे। रीना के सामने रघुवीर प्रकट होता है। वह कुछ पल के लिए मदहोश होता है, लेकिन फिर अपनी नजरों को पैनी कर लेता है। वह अपनी मून ब्लेड को बाहर निकालता है और एक साधारण ग्रीटिंग के बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रीना ये देखकर अपना हाथ लहराती है और हवा में अचानक से 2 गोल चक्र प्रकट होते हैं जो कि मून ब्लेड की तरह दिख रहे थे, लेकिन वे मून ब्लेड से पूरी तरह से अलग थे। उनमें पकड़ने का हथ था उनके किनारों पर न होकर उनके ठीक बीच में था, और वो भी भीतर की ओर। कमाल की बात यह थी कि कुछ ही देर में ये दोनों हथियार आपस में जुड़कर एक पूरा चक्र बना लेते हैं। ये चक्र हवा में जितना तेजी से घूम रहा था उतनी ही पैनी आभा को प्रदर्शित कर रहा था। रघुवीर भी एक पल को चकित रह जाता है। उसे लगा था कि उसका हथियार ही बहुत टेढ़ा है, लेकिन उसके सामने वाली योद्धा पर मौजूद हथियार को पूरी तरह से ही टेढ़ा है। वह शुरुआती हैरानी के बाद वापस से अपने दिमाग को शांत कर लेता है और रीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रीना अभी मध्यम स्तर किंग लेव की योद्धा थी और रघुवीर अपना आधा कदम एम्परर स्तर में रख चुका था। इसी बात से साफ था कि उसकी गति रीना से कहीं ज्यादा होगी, लेकिन रीना के बारे में एक चीज थी जो कि सामने वाले योद्धा से उसको बहुत और बहुत ही अलग बनाती थी। वह चीज थी रीना के अंदर बह रही रक्तधारा। जैसे ही उस रक्तधारा को एहसास होता है कि रीना पर कोई खतरा है, वह तुरंत रीना के शरीर को ऊर्जा से भर देती है। रीना अपनी कल्टीवेशन को बढ़ता हुआ महसूस करती है और वह किंग स्तर के ऊपरी चरण पर जाकर रुकती है। वह अपने हाथ को लहराती है और उसकी वह इंपीरियल ब्लेड घूमती हुई रघुवीर के हमले से टकराती है। रघुवीर की दोनों ब्लेड जो कि पहले रीना पर हमला करने वाली थी, अपनी दिशा को बदलती है और उसे डिफेंड करने में लग जाती हैं। रघुवीर अपनी ब्लेड्स को अपने आगे लगाता है और रीना के हमले को रोकता है। वह महसूस करता है कि रीना की ताकत जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा है। वह तुरंत पीछे हटता है और 10 से 12 कदम पीछे रखता है।
रीना उसे पीछे हटता हुआ देखती है तो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी ब्लेड को 2 हिस्सों में करती है और अपनी ऊर्जा से उन्हें काबू करती हुई उससे रघुवीर के आगे और पीछे दोनों तरफ से उस पर हमला करती है। रघुवीर ने ये सोचा नहीं था, भले ही उसे पता था कि रीना की ब्लेड्स आपस में जुड़ सकती हैं और अलग हो सकती हैं, लेकिन उसे नहीं लगा था कि रीना उन्हें इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकती है। वह तुरंत अपनी ब्लेड्स पर पकड़ को मजबूत करता है और उन्हें हाथों में पकड़कर तेजी से गोल गोल घूमने लगता है। इस वजह से उसके आसपास ऊर्जा का एक बवंडर बन जाता है। ये बवंडर एक बड़ा आकार लेता है और रीना के हमले को निरस्त कर देता है। लेकिन इससे पहले कि रघुवीर चैन की सांस ले पाता, उसके ऊपर से एक गोला उससे आता हुआ दिखाई देता है। वह इस वक्त सभी तरफ से घिरा हुआ था, इस वजह से वह इस गोले को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। अंत में उसे अपने मुंह से वे शब्द निकालने पड़ते हैं जो कि वह नहीं चाहता था, मैं हार मानता हूँ। इसी के साथ रीना की ब्लेड भी उससे 4 इंच की दूरी पर रुक जाती है और उन दोनों का मुकाबला खत्म हो जाता है। बाहर खड़े योद्धा ये देखकर एक ठंडी सांस लेते हैं। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि हर एक सुंदरी इतनी खतरनाक क्यों होती है। पहले दृष्टि और अब ये नई लड़की रीना। जल्दी ही रीना और रघुवीर दोनों ही मैदान से बाहर टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए महाराज प्रशंसा में कहते हैं, सच में सन एकेडमी हमेशा की तरह हर बार अपने यहाँ से बहुत ही प्रतिभाशाली योद्धाओं को भेजती है। उनके योद्धा हर बार करिश्मा कर जाते हैं। सौर राजवंश का महाराज भी हाँ में अपना सर हिलाता है। वह इस बात से कोई परहेज नहीं था, क्योंकि उनमें से ज्यादातर योद्धा केंद्रीय महाद्वीप पर जाना पसंद करते हैं और बाकी के उसकी सेना में कमांडर बनना पसंद करते हैं, इसलिए इससे उसका ही फायदा रहता है। मैदान के बाहर रीना मुकाबले के बाद वापस से वीर के पास आकर खड़ी हो जाती है। इस वजह से वीर के प्रति बहुत ही जलन भरी नजरें गिरती हैं, लेकिन वीर को उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वह रीना को मुस्कान के साथ थम्स अप करता है। उनके बीच जो चल रहा था वह चलता रहेगा। इस मुकाबले के खत्म होने के बाद अगला मुकाबला घोषित होता है, जो कि आर्यन का था और किसी कमजोर योद्धा से ही था। इसी तरह आगे के मुकाबले जारी रहते हैं। दोपहर के समय में आर्यन का मुकाबला वसंत एक्स से घोषित होता है। वसंत एक्स राजवंश का सबसे बड़ा राजकुमार था और वह किसी से भी मुकाबले की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस व्यक्ति से मुकाबले की उम्मीद नहीं कर रहा था। बहरहाल अब नाम घोषित हो ही गया है तो वह भी देखना चाहेगा कि यह ड्रैगन कितना ताकतवर है। वह स्क्रीन के आगे आकर खड़ा हो जाता है। आर्यन भी बिना किसी भी भाव के स्क्रीन के आगे आकर खड़ा हो जाता है। ये मुकाबला ज्यादातर योद्धाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि आर्यन ने अभी तक जिन भी योद्धाओं से मुकाबला किया था वे सभी के सभी किंग स्तर थे। वैसे भी उसने अभी 2 ही मुकाबले लड़े थे। बहरहाल इस बार जो मुकाबला हो रहा था वह राजकुमारों के बीच हो रहा था, इस वजह से यह और भी रोमांचक मुकाबला हो गया था। दर्शक दीर्घा में सभी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। चाहे ये ड्रैगन राजवंश कितना भी घमंडी हो, लेकिन उनमें ताकत तो है। आज ये ड्रैगन राजवंश का महाराज भी इस मुकाबले को देखने के लिए नहीं आया था। वह अपनी जगह पर बैठा साधना में लगा हुआ था। उसने अपनी बस 1 सॉल के हिस्से को इस जगह पर भेज दिया था ताकि वह अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। बहरहाल मैदान में वसंत सामने वाले योद्धा को ग्रीट करता है, लेकिन सामने वाला योद्धा उसे जवाब तक नहीं देता है। ये देखकर वसंत के चेहरे पर गुस्से की बजाय सहायता वाले भाव आ जाते हैं। वह सामने वाले योद्धा की तरफ देखता है और बिना किसी भी देरी के अपने पास से अपने हथियार को बाहर निकाल लेता है। उसका हथियार एक कुल्हाड़ी ही थी, जो कि सबसे सामान्य बात है, क्योंकि अगर एक्स राजवंश के राजकुमार के पास उसका हथियार एक कुल्हाड़ी नहीं होगा तो उसकी पहचान पर सवाल खड़े हो जाएंगे। आर्यन अपने पास से किसी भी हथियार को बाहर नहीं निकालता है, बल्कि वह अपने हाथ को बाहर करता है और उसमें से नाखून बाहर आ जाते हैं और वह एक हाथ में से पूरी तरह एक पंजे में बदल जाता है। दोनों ही एक दूसरे को कुछ देर तक घूरते हैं और फिर एक झटके के साथ वे एक दूसरे से टकराते हुए नजर आते हैं। बाहर खड़े किंग स्तर के योद्धाओं में से किसी को भी नजर नहीं आया था कि वे कब अपनी जगह से हटे और कब आपस में टकरा गए, लेकिन वे दोनों के दोनों टकरा गए। वीर उन दोनों की गति को देखता है और अपनी सेलेस्टियल आंखों को एक्टिवेट कर देखता है। वह पाता है कि दोनों की दोनों गति में तो एक समान थे और उतनी ज्यादा गति का इस्तेमाल भी नहीं किया था, बस उन्होंने अपने आसपास के आकाश को हल्का सा बदल दिया था, जिस वजह से उनकी गति किसी को भी दिखी नहीं। वही इकलौता नहीं था जिसे ये पता था। इस तरह की तकनीक लगभग हर एक एम्परर स्तर का योद्धा किसी युद्ध में अपनाता है। मैदान में उन दोनों के टकराव की वजह से एक आवाज होती है जो कि आसपास के पत्थरों को भी चीर देती है। वे दोनों दबाव की वजह से पीछे हटते हैं। इस टकराव में वसंत हल्का सा दबाव में लग रहा था, लेकिन उस पर उतना भी दबाव नहीं था। वह तुरंत अपनी कुल्हाड़ी को लहराता है और अपने सबसे खतरनाक हमले को लॉन्च कर देता है। उसे पता था कि अगर आर्यन से जीतना है तो उसकी शुरुआती लापरवाही का इस्तेमाल करना होगा। ये हमला उसकी कल्टीवेशन तकनीक का सबसे ताकतवर हमला था, कम से कम जहां तक वह पहुंच पाया है वहां तक तो ये उसकी काबिलियत के भीतर सबसे ताकतवर हमला था।
वह अपनी कुल्हाड़ी को हवा में उठाता है और चारों ओर ऊर्जा का बवंडर बनता है और उसके शरीर से होता हुआ उसकी कुल्हाड़ी की धार पर एकत्रित होने लगता है। इसके साथ ही उसके पीछे एक रुद्र स्वरूप प्रकट हो जाता है जो कि बहुत ही विशाल था। उसके हाथ में भी एक कुल्हाड़ी थी। वसंत अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर से नीचे तक पटकता है और उसके पीछे बना हुआ साया भी ठीक ऐसा ही करता है। आर्यन, जो कि अभी तक आराम से अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, इस पल बहुत ही खतरनाक आभा को महसूस करता है और तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर हो जाता है। वह अपनी अंगूठी से एक काले रंग और नीले रंग की बड़ी सी तलवार को निकालता है और उसे हवा में घुमाता है। जल्दी ही दोनों का हमला आपस में टकराता है और एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका बहुत ही खतरनाक था और जिस जगह पर टकराव हुआ था उस जगह पर स्टेज में भी गहरा गड्ढा हो जाता है। आर्यन ने बिल्कुल आखिरी समय पर डिफेंड किया था, इस वजह से वह ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाया और अंत में उसे चोट सहनी पड़ी। वह पीछे फिकता हुआ जाता है और 3 जगह पर टप्पे खाकर अपने आप को संभाल पाता है। उसके होठों के कोनों से खून गिरता है और वह अपनी तलवार के सहारे खड़ा होता है। वहीं पर दूसरी ओर वसंत की हालत बहुत ही खराब थी। उसने पिछले हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया था, इस वजह से उसके शरीर में ऊर्जा का एक भी कतरा नहीं बचा था। वह अपने घुटने पर आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी के सहारे खड़ा रह पाता है। वह अपने सामने आर्यन को एक सुनहरे कवच में देखता है और अंत में एक हार भरी आन भरता है। वह अपनी ऊर्जा के आखिरी कतरे से आवाज निकालता है और बेहोश हो जाता है। मैं हार मानता हूँ। इसके साथ ही यह मुकाबला खत्म होता है और दोनों को मैदान के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इस मुकाबले में आर्यन को एक सबक सीखने को मिला था कि भले ही तुम्हें पूरा भरोसा हो, लेकिन कभी भी सामने वाले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह इसी के साथ एक हीलियम पिल निकालता है और उसे चबा लेता है। वह वसंत की तरफ एक नजर घुमाता है और फिर वापस से अपने पुराने वाले रवैये में आ जाता है। इस मुकाबले के बाद होस्ट सभी योद्धाओं को एक ब्रेक देता है। इस वक्त आसमान में खड़े हुए वे 3 योद्धा, जो कि आकाशीय ऊर्जा की आड़ में छिपे हुए थे, अपने टोकन में चमक को महसूस करते हैं और तुरंत उसे बाहर निकालते हैं। उस टोकन से उनके पास एक संदेश आया था। तीनों प्रोटेक्टर्स, उत्तर पूर्वी इलाके में कुछ बड़ी हरकतों होने वाली है। आपको किसी भी कदम को उठाने से पहले हमें यहाँ पर संदेश भेजना होगा। सिंह परिवार उस तरफ निकल गया है। तब तक आप लोगों को उन यंग जीनियसेस की रक्षा करनी है और साथ ही आप तीनों को छोड़कर जितने भी अन्य प्रोटेक्टर हैं, सभी को महाद्वीप की सुरक्षा में लगने का आदेश दे दीजिए। प्रोटेक्टर एक तीसरे स्तर का काम था। इसके ऊपर कमांडर, फिर जनरल और अंत में एक डिवाइन गार्ड आता था। एक प्रोटेक्टर देवीय स्तर के पहले ही चरण पर होता है और इस चरण के योद्धा को केवल एक प्रोटेक्टर की ही पोस्ट मिलती है। वे तीनों इस संदेश को सुनकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें यहाँ पर अभी तक किसी भी तरह की कोई गड़बड़ महसूस नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वे आगे संदेश भेज देते हैं। सभी को संदेश भेजने पर भी उन्हें एक जगह से संदेश वापस नहीं मिला था। ये कमीना मरना था तो मरता, लेकिन मेरे 2 देवीय स्तर के पपेट। कुशाल की गुस्से भरी आवाज आती है। आर्यन और वसंत के मुकाबले के बाद 2 मुकाबले होते हैं जो कि किंग स्तर के योद्धाओं के बीच में ही थे। किंग स्तर के योद्धा यहाँ पर केवल एक अनुभव का पितारा ही साबित हो रहे थे। वीर को छोड़कर अभी तक एक भी किंग स्तर का योद्धा मुकाबला नहीं जीता था। इस बात को समझने पर सभी और भी हैरान हो जाते हैं और हैरानी से वीर की तरफ देखते हैं। वीर ने आखिर किंग स्तर पर होने के बावजूद एक एम्परर को हराया, तो हराया कैसे? अगर इस बारे में बात की जाए तो फिर किंग स्तर पर होने के बाद भी वीर एक एम्परर को नहीं हरा सकता था, लेकिन वह किंग स्तर के ऊपरी चरण के भी ऊपरी चरण पर पहुंच गया था और एक तरह से वह एम्परर स्तर में झांक चुका था। उसे अब बस एक मौके की तलाश थी, जो कि उसे लग रहा था कि जल्दी ही उससे मिलने वाला है। दरअसल एक योद्धा जितना ज्यादा प्रतिभाशाली होता है, उतना ही वह किंग स्तर से एम्परर स्तर और महाराज स्तर से डिवाइन सोल्जर स्तर के बीच में समय लेता है, क्योंकि इस दौरान उनका शरीर एक परफेक्शन को हासिल करना चाहता है। महाराज स्तर से डिवाइन सोल्जर स्तर तो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन किंग स्तर से एम्परर स्तर को हासिल करने में क्या परिवर्तन होता है, ये आप लोगों को मैं अभी समझा देता हूँ। किंग स्तर पर योद्धा अपने शरीर का विनाश कर और फिर से निर्माण कर पहुंचता है। विनाश के दौरान वह अपने शरीर को सबसे शुद्धतम अवस्था में लाने की कोशिश करता है। वीर ने ये शुद्धतम अवस्था पूरी सीमा तक हासिल की थी। इस नए शरीर को एक नवजन्मित शिशु की तरह समझा जा सकता है। जब यह शरीर बनता है तो यह एक साधारण पैमाने के आधार पर बनता है, लेकिन किंग स्तर पर शरीर को योद्धा अपनी सोच के अनुसार ढालते हैं। वीर ने जिस शरीर की संरचना को धारण किया वह एम्परर प्रजाति के शरीर वाली संरचना थी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से परफेक्ट करने के लिए उसमें अपनी नई वाली मार्शल सॉल को भी जोड़ दिया। इस वजह से उसका शरीर अब शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पूरी तरह से परफेक्ट है। लेकिन जितना मजबूत शरीर होता है उतना ही आत्मा और शरीर का अच्छा सामंजस्य बनता है, जो कि स्वर्गीय राह के खिलाफ एक कदम है। योद्धा शुरुआत से स्वर्ग के खिलाफ जाकर कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्तर यह स्वर्ग के अस्तित्व को भी चुनौती दे सकता है। इस वजह से स्वर्गीय सीमा ऐसे योद्धाओं के लिए अपनी सीमा को बढ़ा देती है और उनकी स्वर्गीय परीक्षा भी काफी खतरनाक होती है।
वीर के पिछले मुकाबले में जीतने का राज भी उसका वह दिव्य शरीर ही था। उदाहरण के लिए जैसे वैशाली और रीना अपने शरीर को मार्शल सॉल के ढलने अनुसार बनाने पर काम कर रहे हैं और उनका शरीर भी परफेक्शन की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इससे उनको जितनी ऊर्जा सामान्य रूप से चाहिए थी उनकी ऊर्जा की खपत उससे कहीं ज्यादा हो गई है। ऐसे में स्वर्गीय परीक्षा बहुत ही खतरनाक होती है। वीर जो कि दर्शकों में खड़ा हुआ था आज सुबह से ही महसूस कर रहा था कि उसे जल्दी ही ब्रेक थ्रू करने का मौका मिल सकता है। फिलहाल के लिए स्क्रीन पर अगले नामों को पढ़कर आगे आ जाता है। ये मुकाबला उसके और रणवीर के बीच होने वाला था। जल्दी ही दोनों योद्धा मैदान में पहुंच जाते हैं। मैदान में आते ही सबसे पहले रणवीर अपने और वीर के बीच की दूरी को बढ़ा लेता है। रणवीर एक धनुर्धर था और इस तरह की युद्ध नजदीकी मुकाबलों के लिए नहीं बल्कि दूर के मुकाबलों के लिए होती है। उसने नजदीकी लड़ाइयां भी सीखी थी, लेकिन फिलहाल के लिए वह वीर और उसके बीच दूरी बनाए रखते हुए वीर के तरीकों को समझना चाहता था। उसे पता था कि इस लड़के को हराने में उसके लिए एक बहुत ही खतरनाक मुश्किल पैदा होने वाली है। वह अपने धनुष पर पकड़ को मजबूत कर लेता है और सीधा उसकी तान को खींच देता है। जल्दी ही ऊर्जा का एक तीर बनता है और वह सीधे वीर के माथे की दिशा में बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह वीर से टकराता वीर अपनी जगह से पूरी तरह से गायब हो जाता है। अगले पल वह उस जगह से कुछ 2 कदम की दूरी पर प्रकट होता है। रणवीर इस तरह के बहुत से हमले छोड़ता है जो कि वीर के शरीर के बहुत से हिस्सों को निशाना बनाकर किए गए थे। वीर इन सारे हमलों के बीच में जल्दी ही एक पैटर्न को महसूस कर लेता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह आराम से सामने वाले के हमलों से बचता रहता है। काफी देर तक ये खेल चलता है रहता है और अंत में रणवीर के चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह अपनी चुटकी बजाता है। उसके ऐसा करते ही वीर के चारों ओर एक फॉर्मेशन बन जाती है जो कि कुछ लताओं को बाहर निकालती है और वे सारी लताएं वीर के बाहर निकलने के रास्ते को बंद कर देती है। ये दृश्य देखकर वीर के चेहरे के शांत भाव बिल्कुल भी नहीं डगमगाते हैं और वह सामने रणवीर की तरफ देखता है। रणवीर भी यह महसूस कर लेता है। उसे एक बुरा एहसास होता है, लेकिन वह मुकाबले को जल्दी खत्म करने के लिए तुरंत अपने धनुष की तान खींचता है और अपना सबसे ताकतवर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वह धनुष की तान को खींचता है और मंत्र बुदबुदाने लगता है। जल्दी ही आसमान में बहुत ही बड़ी संख्या में लाल रंग के जलते हुए तीर बन जाते हैं और उन सभी के पीछे एक बड़ी सी फीनिक्स की छाया बन जाती है। ये छाया कई सारे हिस्सों में बढ़ती है और उन तीरों को चारों ओर जाकर लग जाती है। वीर पहले ही अपनी आत्मीय ऊर्जा से इस हमले के पीछे के बल को महसूस कर लेता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसने महसूस कर लिया था कि एम्परर स्तर से नीचे तो वह हार नहीं सकता। किसी से वह लड़ते समय बराबरी जरूर कर सकता है, लेकिन किंग स्तर पर कोई भी उससे हरा नहीं सकता है। वह सामने वाले को हमला करने देता है। जल्दी ही सामने वाले का हमला पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वह अपनी सारी विध्वंसक ऊर्जा उन तीरों में लगा देता है और उन्हें वीर की तरफ छोड़ देता है। वह इस दौरान अपने डोमेन का भी इस्तेमाल करता है और सामने का नजारा देखता है। जब वह महसूस करता है कि वीर कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है, तब जाकर वह एक चैन की सांस लेता है और अपना हमला रिलीज करता है। उसके ऐसा करते ही वे सारे तीर एक बारिश की तरह वीर पर आकर गिरते हैं। वे सभी मैदान पर गिरते हैं और धमाकों के साथ फटने लगते हैं। स्टेज पर भी कई धमाके होते हैं, जिस वजह से उस जगह पर धुंध फैल जाती है। सारे के सारे तीर उस धुंध में गिरते हैं और उस धुएं को और भी बढ़ाने लगते हैं। जब बाहर खड़े योद्धा ये देखते हैं तो वे सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे लग रहा था कि वीर ने भी उसकी तरह ही हमले को कमजोर समझने की गलती की है। रीना, प्रिया और दृष्टि भी थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। विक्रांत के चेहरे पर हल्की सी चिंता की झलक दिखती है। उसे ज्यादा चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर किसी को भी मुकाबले के दौरान कितनी भी गहरी चोट लगे महाराज स्तर के वैद्य का इंतजाम पहले ही कर दिया गया है। लेकिन फिर भी वह वीर की लापरवाही पर थोड़ा सा उदास था। जल्दी ही बारिश खत्म होती है और धमाके खत्म होते हैं। वह धुआं लेकिन अभी तक नहीं छटा था। धीरे धीरे वह धुआं हटने लगता है और हवा में उड़ा रेत वापस से जमीन पर आने लगता है। सभी के सामने तब जाकर कुछ चमकीले तीर पहले नजर में आते हैं। वे तीर अभी तक फटे नहीं थे। ये देखकर तो खुद रणवीर भी हैरान हो जाता है। वह तुरंत अपनी चुटकी को बजाता है और कुछ और धमाके सुनाई देते हैं। इस बार हवा में ज्वाला भी उड़ती हुई नजर आई थी। वीर के चारों ओर झटके में आग लग जाती है। ये दृश्य देखकर तो रक्षा करने वाले योद्धा भी आगे बढ़ने को तैयार थे, लेकिन उन्हें ऊपरी अधिकारियों द्वारा रोक लिया जाता है। जब वह आग धीरे धीरे हटती है तो सभी देखते हैं कि उस आग ने वीर को छुआ भी नहीं था। वह आराम से अपने कदम आगे बढ़ाता है और वह आग उससे इस तरह से अलग होती है मानो उसके लिए वीर कभी भी वहां पर था ही नहीं। वीर के कपड़े पर भी एक निशान नहीं पड़ा था। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। आसमान में रणवीर भी हैरान हो जाता है। वह तुरंत सावधानी वाली मुद्रा में आता है और अपने सामने का नजारा देखता है। वीर उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है,
बड़े भाई, अगर ये तुम्हारा स्तर है तो फिर तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे तुम्हारे हमलों को गंभीर लेने पर भी मजबूर भी नहीं कर पा रहे हैं। जब रणवीर यह सुनता है तो वह हल्का सा गुस्सा हो जाता है। भले ही वह कमजोर था, लेकिन इस बेइज्जती को सहने वाला नहीं था। लगता है कि अब उसे उस बाण का इस्तेमाल करना ही होगा। वह अपने पास से एक भौतिक तीर बाहर निकालता है। ये तीर आकार में सामान्य तीर जितना ही बड़ा था, लेकिन इसके ऊपर बहुत सी संस्कृत लिपियां बनी हुई थी। ये तीर उसने अपने फाइनल हमले के लिए बचा कर रखा था। जब वह उस तीर को निकाल रहा था तभी उसे कुछ याद आता है और वह तुरंत उस तीर को वापस रख लेता है। कुछ ही योद्धा यह महसूस कर पाए थे। रणवीर स्क्रीन की तरफ मुड़ता है और अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वीर भी ये देखकर हल्का सा हैरान होता है, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। वैसे भी वह बाण अब उस पर तो इस्तेमाल होने से रहा। दूसरी ओर रणवीर मन ही मन शुक्रगुजार होता है। वह अंत में अपने आप को काबू कर लेता है। वह तीर उसने अनजान खतरे के लिए बचा कर रखा था और वह एक साधारण से मुकाबले के लिए अपनी जिंदगी को बचाने वाले हथियार को तबाह तो नहीं कर सकता था। वीर और रणवीर दोनों ही मैदान से बाहर फेंक दिए जाते हैं। बाहर आने के बाद वीर आराम से अपने खेमे में वापस आ जाता है। वैसे भी किसी ने उसके हारने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि जो योद्धा किसी एम्परर स्तर के योद्धा को हरा सकता है वह एक किंग स्तर के योद्धा से कैसे हार सकता है। जल्दी ही अगले मुकाबले की घोषणा होती है और ये मुकाबला दो एम्परर स्तर के योद्धाओं के बीच में होने वाला था। पहला योद्धा विक्रम था, जो कि डिवाइन ड्रैगन पैलेस से था, और दूसरा योद्धा आर्यन था। आर्यन अपना नाम देखकर उत्साहित हो जाता है और वीर की तरफ नाराज करने वाली नजरों से देखता है। वीर उसकी नजरों को अपने ऊपर पाकर अपने कंधों को उचकाता है। उसे नहीं पता था कि उसने इस व्यक्ति को नाराज कैसे कर दिया है, बस एक मुकाबले में हराया ही तो था। बहरहाल मैदान में विक्रम और आर्यन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। विक्रम आर्यन को ग्रीट करता है, लेकिन हमेशा की तरह आर्यन कोई भी जवाब नहीं देता है। विक्रम को इसी चीज की उम्मीद थी। वह अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है। ये तलवार दोनों ओर को निकल रही थी और उसके बीच में हत्था था। इस तरह के हथियार को देखकर सभी को हैरानी होती है, लेकिन उन्होंने अभी तक बहुत से हथियार देख लिए थे, इसलिए वे इस हैरानी की आदत पाल चुके थे। मैदान में आर्यन फिर से अपने पंजे में ऊर्जा भर लेता है और जल्दी ही वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लेकिन सबको हैरान करते हुए इस बार विक्रम नहीं बल्कि आर्यन पीछे हो जाता है। विक्रम केवल 4 से 5 कदम पीछे हटता है तो वहीं पर आर्यन 10 से 12 कदम पीछे हो जाता है। आर्यन ये देखकर हैरानी से अपने सामने की ओर देखता है। विक्रम अपनी तलवार को घुमाता है और कहता है, राजकुमार आर्यन, मैं जानता हूँ कि आप ताकतवर हैं, लेकिन इस तरह किसी और को कमजोर समझना सही आदत नहीं है, क्योंकि इकलौते आप ही नहीं है जिसके पास रक्तधारा और अच्छी कल्टीवेशन हो। विक्रम आहूजा की बातों को सुनकर आर्यन के चेहरे पर कुछ बुरे भाव आ जाते हैं और वह एक झटके के साथ ही अपनी काली और नीले रंग की तलवार को बाहर निकाल लेता है। उसके ऐसा करते ही स्टेज पर दबाव बढ़ जाता है। विक्रम को ऐसा लग रहा था मानो उसे चारों ओर से समुद्र का दबाव दबा रहा हो, लेकिन वह डिवाइन ड्रैगन पैलेस से था और वहां के योद्धा समुद्र के नीचे ही कल्टीवेट करते हैं। वह इस दबाव को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और अपनी तलवार को भी एक्टिवेट कर देता है। तलवार के एक्टिवेट होते ही वह दबाव हवा में पूरी तरह से गायब हो जाता है। आर्यन ये देखकर उस तलवार को देखता है और हैरानी से कहता है, ये तो डिवाइन ड्रैगन पैलेस की डबल डिवाइन स्वॉर्ड है, तो तुम मिस्टर वन आइट के शिष्य हो। कोई शक नहीं कि तुम इतने ताकतवर हो। वह इतना कहता है और इस बार बिना किसी भी लापरवाही के अपनी पूरी ऊर्जा को एक्टिवेट कर आगे बढ़ता है। सामने वाला उस योद्धा का शिष्य था जो कि उसके पिता हरिवर्णी राजवंश और सौर राजवंश के महाराज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रह चुका है। अगर उसने उस व्यक्ति को नाराज नहीं किया होता तो वह भी आज इस इलाके में शिखर पर होता। ठीक उसके पिता की तरह उसने भी एक गलती की थी, लेकिन वह उसी शर्म को यहाँ पर धोने के लिए आया था, और जाहिर सी बात है कि डिवाइन ड्रैगन पैलेस भी इसी मकसद के साथ यहाँ पर आए होंगे। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बाहर खड़े योद्धा हवा में उनकी नजरों के टकराव को महसूस कर पा रहे थे। एकाएक ही वे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और आपस में टकरा जाते हैं। एक जोरदार धमाका होता है। दिग्विजय सिंह तेजी से उत्तर पूर्वी इलाके की ओर अपने कुछ साथियों के साथ जा रहा था। वह बाहरी ओर से नहीं बल्कि महाद्वीप के भीतर से आ रहा था, और वह इसलिए क्योंकि सन परिवार में एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनी हुई है। जब सभी मिंट सिटी के रहने वाले लोग ये चीज देखते हैं तो वे सभी के सभी अपना मुंह फाड़े रह जाते हैं। अभी तक हमने जाना कि विक्रम और आर्यन का मुकाबला शुरू हो जाता है। इस मुकाबले में विक्रम ने पहले हमले में आर्यन को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। इस वजह से आर्यन विक्रम को हल्के में लेने की गलती नहीं करता है। वह अपनी ब्लैक सी तलवार के साथ विक्रम पर हमला कर देता है। विक्रम भी अपने दो मुखी तलवार के साथ आर्यन से टकरा जाता है। दोनों के टकराव से धमाका होता है और दोनों ही पीछे हट जाते हैं। इस बार विक्रम घाटे में रहता है और ज्यादा पीछे हटता है। उसके हाथ में झंझनाहट भी शुरू हो जाती है और सिरसिरी सी दौड़ जाती है।
वह अपने हाथ को हवा में लहराता है और आर्यन की तरफ देखते हुए कहता है, सच में राजकुमार आर्यन के बारे में जितना सुना था वे उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। वह इतना कहता है और फिर से अपने कदमों को तेज करता है। हवा में तलवार को घुमाते हुए वह सीधा आर्यन के सर पर हमला कर देता है। आर्यन भी इस हमले का जवाब अपने हमले के साथ ही देता है और सीधा विक्रम के दिल पर करता है। दोनों ही हमले आपस में टकराते हैं और फिर से यह हमला भी टाई हो जाता है। लेकिन दोनों ही हार नहीं मानते हैं। लेकिन जितना मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा था उतना ही विक्रम आर्यन पर भारी पड़ना शुरू हो गया था। आर्यन भी यह जानकर हैरान हो जाता है। उसे लगा था कि इस मुकाबले में उसका विक्रांत के अलावा कोई और मुकाबला नहीं है, लेकिन यहाँ पर विक्रम उस पर भारी पड़ने लगा था। उसकी आंखों में पैनाएं आती है। वह अपनी तलवार के हत्थे को घुमाता है और तुरंत उसके शरीर से एक ऊर्जा निकलती है जो कि उसके चारों ओर फैल जाती है। इस ऊर्जा के उपयोग के साथ ही उसकी गति पहले से दोगुनी हो जाती है और उसकी सारी ताकत भी दोगुनी हो जाती है। वह तेजी से विक्रम पर हमला कर देता है। इस बार विक्रम के पास केवल डिफेंड करने का ही समय बचा था। वह अपनी तलवार को उठाकर इस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हमला उसकी तलवार से टकराता है उसके पूरे हाथ में सिहरन दौड़ जाती है और वह हमले के पीछे के बल की वजह से इतनी तेजी से पीछे हटता है कि किसी को नजर भी नहीं आता है। वो तो जमीन पर हुए धमाके की वजह से उसका पता चला था। अभी आर्यन ने जिस ऊर्जा का उपयोग किया था वह ड्रैगन एनर्जी थी और ये ड्रैगन की एक खास काबिलियत है। लेकिन सबसे ताकतवर ड्रैगन एनर्जी समुद्री ड्रैगन्स की होती है। उन्हें समुद्र के नीचे बहुत ही दबाव में रहना होता है, जिस वजह से वे समय के साथ इस तरह की ऊर्जा को विकसित कर लेते हैं और फिर ये जीन्स के द्वारा वंशजों में पहुंचती है। वहीं पर जमीन पर रहने वाले ड्रैगन्स की ड्रैगन एनर्जी शारीरिक ताकत से भी हटकर हो सकती है। बहरहाल विक्रम एक खून का कुल्ला करता है और फिर तलवार के सहारे खड़ा होता है। वह सामने देखता है और हैरानी से कहता है, सच में राजकुमार आर्यन की ताकत को काबिले तारीफ है, लेकिन मैंने भी कहा था कि मैं भी उतना कमजोर नहीं हूँ। वह इतना कहता है और तुरंत उसके चारों ओर एक तरह की बिजली चमकने लगती है। जैसे ही वह बिजली उसके शरीर के संपर्क में आती है उसकी शारीरिक क्षमता तेजी से विकसित हो जाती है और वह जल्दी ही आर्यन के स्तर पर पहुंच जाता है। विक्रम हवा में उठता है और अपनी तलवार से तेजी से आर्यन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। आर्यन भी हवा में छलांग लगाता है और एक झटके के साथ उसकी गति भी विक्रम के जितनी ही हो जाती है। वे दोनों हवा में टकराते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। आसपास ऊर्जा की तरंग निकलती है जिससे वे पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वे फिर से टकरा जाते हैं। हर एक हमला पहले वाले से ज्यादा खतरनाक था। समय के साथ आर्यन विक्रम पर हावी पड़ने लगता है। जब विक्रम यह महसूस करता है तो वह एक झटके के साथ ही उसके और आर्यन के बीच की दूरी को बढ़ाता है और हवा में पहुंचकर तेजी से अपनी तलवार को वापस रख लेता है। वह अपने हाथों की मुद्राओं को बदलता है और उसके चारों ऊर्जा का एक बवंडर बन जाता है। ये बवंडर एक तरह की आकृति बनाता है और विक्रम के पीछे एक चक्र बन जाता है। ये चक्र बहुत ही शाही आभा रिलीज कर रहा था। जब आर्यन ये देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है। जानवरों में इस धर्म चक्र को हासिल नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी एक खास काबिलियत होती है जो कि इस धर्म चक्र को रिप्लेस कर देती है। बहरहाल विक्रम का जो धर्म चक्र था वह इंपीरियल व्हील था। ये पक्का था। ये सामान्य धर्म चक्रों में सबसे ताकतवर धर्म चक्र है। इसके साथ ही वह अपनी कल्टीवेशन तकनीक को भी एक्टिवेट कर देता है। ये कल्टीवेशन तकनीक अपने आप ही आर्यन पर दबाव बनाने लगती है। आर्यन भी ये देखकर दंग रह जाता है। वह सामने विक्रम की ओर देखता है और सोच में पड़ जाता है, आखिर ये लड़का है कौन और इतना ताकतवर कैसे है? क्योंकि जितने भी ताकतवर योद्धा थे उनके बारे में उसने पहले ही जानकारी एकत्रित कर ली थी। बहरहाल वह भी सामने वाले की ताकत को देखकर थोड़ा उत्साहित हो जाता है। वह अपनी तलवार को वापस रख लेता है और एक सुनहरे रंग का त्रिशूल निकालता है जिसके बीच में एक नीले रंग का मोती लगा हुआ था। इस हथियार के साथ ही आर्यन की आभा में पूरा 180 डिग्री का अंतर आता है और वह पहले से भी 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वह त्रिशूल को हवा में लहराता है और आसपास मौजूद सारी की सारी पानी की बूंदें लहर में बदल जाती हैं। आर्यन के चारों ओर पानी एकत्रित हो जाता है और वह किसी समुद्र के देवता जैसा दिखने लगता है। वहीं पर सामने खड़ा विक्रम एक सुनहरी रंग की ऊर्जा से चमकने लगता है और वह किसी सन गॉड जैसी आभा रिलीज कर रहा था। वे दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पता नहीं कब लेकिन वे दोनों स्टेज के बीचों बीच आपस में टकराते हुए दिखते हैं। दोनों की गति को कोई भी किन स्तर का योद्धा नहीं पकड़ पा रहा था। वीर उन दोनों को देखता है तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसने अभी महसूस किया था कि दोनों ने ही अपने बीच के आकाश को काबू कर बीच की दूरी को पलक झपकते ही गायब कर दिया था। इस चीज से वीर को एक नया विचार कौन था। वह अपने डोमेन को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकता है। ये तो सच में कमाल है। अगले मुकाबले में वह इसे भी ट्राई करने वाला था। मैदान में जब दोनों योद्धा आपस में टकराते हैं तो कुछ धागे चारों ओर फैल जाते हैं। ये आकाशीय धागे थे जो कि उन दोनों के टकराव की वजह से विस्थापित हो गए थे। वे दोनों पीछे हटते हैं और फिर से आपस में टकरा जाते हैं।
अब तक स्टेज भी घायल होने लगी थी और उसमें गड्ढे पैदा होने लगते हैं। दर्शक दीर्घा में महाराज इस मुकाबले को देखकर उतने हैरान नहीं थे जितने वे विक्रम को देखकर हैरान थे। उन्होंने इस योद्धा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था। यूं तो उन्होंने वीर के बारे में भी नहीं सुना था, लेकिन हैरानी होना तो लाजमी सी बात थी। एक्स राजवंश का महाराज कहता है, ये डिवाइन ड्रैगन पैलेस भी आखिर में वापसी कर रहा है। ये योद्धा सच में प्रतिभाशाली है और इसकी प्रतिभा उस बुड्ढे से भी ज्यादा है। जब आसपास बैठे महाराज ये सुनते हैं तो वे भी हाँ में अपना सर हिलाते हैं। उन्हें भी यही लग रहा था। विक्रम ने जो धर्म चक्र हासिल किया था वह उस बूढ़े ने कभी भी हासिल नहीं किया था। मैदान में दोनों के टकराव ने अभी तक स्टेज को टूटा फूटा कर दिया था, लेकिन वे आपस में टकराते रहते हैं। काफी देर तक टकराने के बाद विक्रम कहता है, राजकुमार चलिए मुकाबले को एक बार में खत्म करते हैं। इतना कहने के बाद वह पीछे हो जाता है और अपनी तलवार को वापस से अपने हाथ में ले लेता है। आर्यन भी पीछे होकर अपना एक ताकतवर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। विक्रम अपनी तलवार को हवा में घुमाता है और हवा में बहुत ही खतरनाक बवंडर बन जाता है, जो कि धीरे धीरे एक तलवार का आकार ले लेता है। ये तलवार काफी सघन थी और हवा में बहुत ही विध्वंसक आभा रिलीज कर रही थी। दूसरी ओर विक्रम अपने त्रिशूल को हिलाता है और उसके भीतर से एक नीले रंग की रोशनी निकलती है। चारों ओर एक जलीय क्षेत्र बन जाता है और हवा में एक विशालकाय मोती चमकता है, जो कि धीरे धीरे एक त्रिशूल का रूप ले लेता है। ये हमला उतना खतरनाक नहीं दिख रहा था, लेकिन जो भी पार की नजरों वाला होगा वह समझ जाएगा कि यह हमला कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर ताकत को नाजुकता हरा देती है। ये कहावत हर एक होनहार योद्धा जानता था। जल्दी ही दोनों अपने हमलों को रिलीज कर देते हैं। इन हमलों के रिलीज होने के बाद चारों ओर एक विध्वंसक आभा फैल जाती है। बाहर खड़े योद्धा भी इस आभा को महसूस कर पा रहे थे, जिस वजह से वे और भी हैरान हो जाते हैं। इन हमलों के पीछे की ताकत तो सच में खतरनाक है। कोई भी किंग स्तर का योद्धा इस हमले की आभा को नहीं झेल पाएगा। हमले को झेलना तो दूर की बात है। जल्दी ही दोनों हमले आपस में टकरा जाते हैं और ऐसा महसूस होता है मानो एक नया सूरज उगाया हो। स्क्रीन पर पूरी रोशनी ही रोशनी हो जाती है और किसी को भी कुछ साफ नहीं दिखता है। पूरी की पूरी स्टेज इस रोशनी से ढक जाती है और किसी भी बाहरी योद्धा को नहीं पता था कि भीतर क्या परिणाम निकलने वाला है। वे सभी बाहर खड़ा होकर मुकाबले के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक वह रोशनी अपनी जगह पर ही बनी रहती है और आकाशीय धागे विस्थापित होने लगते हैं। कोई भी भीतर नहीं झांक पा रहा था, लेकिन ज्यादातर काबिल योद्धाओं ने परिणाम का अंदाजा लगा लिया था। बस उन्हें अब अपने अंदाजे की वैधता की जांच करनी थी। वहीं पर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए महाराज भी अभी तक मुकाबले के परिणाम को पता कर चुके थे। करीब 15 मिनट के बाद वह धुंध हटती है और सभी के सामने दो बेहोश पड़े हुए लोग आते हैं। वे दोनों ही बेहोश हो गए थे। आर्यन हालांकि बेहोशी की हालत में भी अपने पैरों पर खड़ा था और अपने एक घुटने का सहारा लिए हुए था। वहीं पर विक्रम पूरी तरह से जमीन पर पड़ा हुआ था। इसी चीज से फैसला हो गया था। भले ही दोनों की ताकतें बराबर थी, लेकिन अंत में बारीक रेखा से आर्यन ने बाजी मार ली थी। होस्ट कुछ वैद्यों के साथ स्टेज के ऊपर आता है और दोनों को उन चिकित्सकों के साथ भेज देता है। इसके बाद वह परिणाम की घोषणा करता है जिसमें आर्यन जीत गया था। इसके साथ ही वह पहले स्थान पर आ गया था। विक्रांत और उसके अंक बराबर थे, लेकिन उसने बाद में मुकाबला जीता, इसलिए उसे पहले स्थान पर कर दिया गया था। इस मुकाबले के बाद आगे के मुकाबले भी जारी रहते हैं और जल्दी ही दिन का आखिरी मुकाबला भी आ जाता है। इस दौरान रीना और वैशाली का भी मुकाबला हुआ था, जिसमें बिना किसी भी शक के वैशाली जीत गई। लेकिन उन दोनों सुंदरियों के मुकाबले ने पूरे के पूरे दर्शकों को उत्साह से भर दिया था। आखिरी मुकाबला थोड़ा हैरान करने वाला था, क्योंकि किसी ने भी इस मुकाबले के इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं की थी। ये मुकाबला विक्रांत और आर्यन का था, लेकिन जैसे ही यह मुकाबला घोषित होता है, एक घोषणा होती है और मुकाबले अगले दिन के लिए टाल दिए जाते हैं। अगले दिन विक्रांत और आर्यन की लड़ाई के साथ ही मुकाबले की शुरुआत होनी थी। इसके पीछे दो कारण थे। पहला तो आर्यन अपनी सबसे उम्दा हालत में नहीं था और दूसरा इस मुकाबले में बहुत ही समय लगने वाला था। कम से कम सभी को तो यही लगता था। इस घोषणा की वजह से काफी योद्धा निराश होते हैं, लेकिन इंतजार करने में क्या जाता है। वे सभी अपनी अपनी इमारतों में वापस लौट जाते हैं। दूसरी ओर सागर में समुद्र के ऊपर एक काला बवंडर बना हुआ था और उस बवंडर के सामने 4 योद्धा खड़े हुए थे। वे सभी उस बवंडर को रोकने की फिराक में लग रहे थे। उनमें से 3 योद्धा महाराज स्तर के और 1 योद्धा दैवीय स्तर का था। वहीं पर बवंडर में 8 पपेट देवीय स्तर के थे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो योद्धा सामने खड़े थे वे कोई मामूली नहीं बल्कि महावंशीय योद्धा थे और उनमें से हर कोई अपनी रैंक से ऊपर के योद्धाओं को हराने की काबिलियत रखता था। कुशाल, जो कि बवंडर के बीचों बीच एक जानवर के पीठ पर मौजूद सिंहासन पर बैठा हुआ था, अपना मुंह खोलता है और धमकी देता है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम किसी भी उल्टी सीधी सोच को बाहर निकाल दो। आज तुम तो यहाँ पर मरोगे ही, लेकिन जल्दी ही मैं उस महावंश पर भी काबू पा लूंगा। जब वे तीनों योद्धा यह आवाज सुनते हैं तो उनकी आंखों में घिन भरे भाव साफ नजर आ रहे थे।
उनमें से सबसे आगे वाला योद्धा कहता है, एक इंसान होने के बावजूद तुम इन डेविल्स के रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हें तो कब का डूबकर मर जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आज ये काम मैं किए देता हूँ। वो ये सब कहने के दौरान अपने पास मौजूद एक टोकन की मदद से एक सिग्नल भेज देता है। इस सिग्नल को कोई भी महसूस नहीं कर पाता है। बहरहाल वह योद्धा अपने हाथों में कुछ मुद्राएं बनाता है और फिर चारों ओर से ऊर्जा उसके शरीर में एकत्रित होने लगती है। उसे पता था कि वह इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं जीत सकता है, लेकिन वह इस सेना को इतनी आसानी से पार भी नहीं जाने दे सकता था। वह अपने पास से एक पिल निकालता है और उसे निगल जाता है। जल्दी ही उसकी ऊर्जा बढ़ती है और वह डिवाइन सोल्जर स्तर के मध्यम चरण पर पहुंच जाता है। पहले वह इस स्तर के निम्न चरण पर था। इस स्तर पर एक छोटा सा अंतर भी ताकत में एक पूरे के पूरे समुद्र जितने अंतर के बराबर होता है। कुशाल जब ये देखता है तो वह तुरंत गुस्सा हो जाता है, ये साला पागल है क्या। जहां पर एक और साहसी योद्धा डेविल्स की सेना को रोकने में लगे हुए थे, तो वहीं पर उनके द्वारा भेजा गया संदेश स्वाभाविक रूप से उन 3 एल्डर्स और सिंह परिवार के लोगों के पास पहुंच गया था। जब वे सभी यह खबर पाते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से चिंता में पड़ जाते हैं। जिन लोगों ने अभी संदेश भेजा था उनमें से एक डिवाइन सोल्जर लेवल पर भी था। इस वजह से वे सभी के सभी इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते थे। बहरहाल दूसरी ओर उस जंग वाली जगह पर अभी भी आसमान में स्वर्ग को हिला देने वाली लड़ाई जारी थी। दोनों महाराज स्तर के योद्धा उन 8 महाराज स्तर के योद्धाओं को रोक रहे थे, तो वहीं पर वह डिवाइन सोल्जर स्तर का योद्धा सभी के सभी कठपुतलों को रोक रहा था। एक साथ 8 डिवाइन सोल्जर स्तर के रोबोट जैसे योद्धाओं से भिड़ने में उसे परेशानी तो हो रही थी, क्योंकि उसे दर्द महसूस होता था, लेकिन उसके सामने वाले उन पुतलों को दर्द महसूस नहीं होता था। महावंशीय योद्धा ने पहले ही वाइल्ड पिल को चबा लिया था, जिसका मतलब ये था कि इस युद्ध के बाद वह कल्टीवेशन के लायक नहीं बचने वाला था। इसलिए वह इस युद्ध को अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था। उसे अपने शरीर पर पड़ रहे हमलों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह भी एक तरह का पुतला ही बन गया था। डेविल सेना के भीतर जब कुशाल ये दृश्य देखता है तो वह गुस्से और हैरानी में कहता है, तू साला पागल है क्या? इस तरह से कौन लड़ता है? मैं तुम्हें अपनी सेना में जगह देने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारा दर्जा भी कम नहीं होगा। इसलिए तुरंत मेरी बात मान लो और इस लड़ाई को बंद करो। लेकिन वह योद्धा कुशाल की बात को पूरी तरह से अनसुना करता है। उसका मकसद इन डिवाइन स्तर के पपेट को जितना हो सके नुकसान पहुंचाना और जितनों को हो सके तबाह करना था। अगर वह ऐसा कर देता है तो उसके साथियों को काफी मदद मिल जाएगी। जहां तक उसे पता चला था, सिंह परिवार भी इस चीज में शामिल हो गया है, इसलिए उसे जितना हो सके समय भी खींचना है। वह बिना अपनी जान की फिक्र किए उन पुतलों पर हमला करता रहता है। उसके एक हमले का सामना एक पुतले को अकेले ही करना पड़ता है, जिससे वह टुकड़ों में टूट जाता है। हालांकि वह वापस जुड़ जाता है, लेकिन उस बार उसकी ताकत केवल आधा स्तर डिवाइन चरण में ही थी। जब कुशाल ये देखता है तो वह इतना गुस्सा हो जाता है कि उसके शरीर में कंपन पैदा हो जाता है। वह तुरंत अपनी सीटी को बजाता है और उन पुतलों को किसी भी हाल में इस डिवाइन स्तर के योद्धा को खत्म करने का आदेश दे देता है। वैसे भी ये आखिरी देव स्तर के योद्धा नहीं थे जो कि उसकी सेना में थे और जो उसकी तरफ से लड़ने वाले थे। उसे और भी पुतलों को रास्ते से उठाना था और 3 डिवाइन स्तर के जानवर भी थे जिन्हें वह युद्ध में उतारने वाला था। इस वजह से वह बिना किसी चिंता के यह आदेश दे देता है। जब वह योद्धा पुतलों के हमलों को ज्यादा विध्वंसक होता हुआ महसूस करता है तो वह तुरंत अपने ऊपर कुछ मुद्राएं चढ़ाता है और अपने साथियों से कहता है, साथियों, आज हमारी मौत पक्की है, लेकिन हम अपने शरीर में मौजूद रक्त की आखिरी बूंद भी इन डेविल्स के हवाले नहीं होने देंगे। जल्दी सभी अपने ऊपर विध्वंसक शील बना लो और अपनी सबसे खतरनाक तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दो। जब दोनों महाराज स्तर के योद्धा ये सुनते हैं तो वे बिना एक पल की भी झिझक के ऐसा ही करते हैं और अपने ऊपर विध्वंसक शील बना लेते हैं। ये एक ऐसी शील है जो कि योद्धा की ताकत को 3 गुना तक बढ़ा देती है, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव है, इस शील को उपयोग करने वाला जिंदा कभी भी नहीं बच सकता है। जैसे ही इस शील का काउंटडाउन खत्म हो जाएगा, ये शील योद्धा को आत्मविस्फोट कर देती है और योद्धा का वजूद ही मिट जाता है। यही वजह थी कि पिछले वाले योद्धा का रक्त स्रोत भी कुशाल हासिल नहीं कर पाया था। जब वह फिर से ये सब होता हुआ देखता है तो वह फिर से गुस्सा हो जाता है, लेकिन अब तक वह समझ गया था कि वह किसी भी हाल में जबरदस्ती इन योद्धाओं से उनकी रक्तधारा को नहीं छीन सकता है। बहरहाल जल्दी ही वे तीनों सामने वाल डेविल्स पर भारी पड़ने लगते हैं। सबसे ताकतवर योद्धा 3 पुतलों को खत्म कर देता है तो वहीं पर महाराज स्तर के योद्धा 4 महाराज स्तर के योद्धाओं को खत्म कर देते हैं। ये देखकर कुशाल का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह मन ही मन कसम खा लेता है कि एक बार वह सही से ताकत के सिंहासन पर बैठ जाए, फिर इस वेदांत महावंश की वह ऐसी हालत करेगा कि इसके वंशज सालों तक विकलांग पैदा होंगे। मैं इसकी रक्तधारा तक को शापित कर दूंगा। लेकिन ये सब उसके मन की बातें थी। मैदान में जो सब कुछ चल रहा था वह अभी के लिए उसे रोकने के काबिल नहीं हुआ था। वह जब सोच ही रहा था कि आगे क्या किया जाए, आसमान में एक धमाका होता है और सब कुछ चमक पड़ता है। उस धमाके के संपर्क में जितने भी सैनिक आते हैं वे सभी के सभी वजूद से ही मिट जाते हैं।
इस धमाके के तुरंत बाद एक और धमाका होता है जो कि पिछले धमाके जितना ही ताकतवर था और ये भी काफी सारे डेविल्स को खत्म कर देता है। महाराज स्तर का आखिरी बचा हुआ योद्धा जल्दी ही पीछे हट जाता है और सारी सेना को पीछे हटने का आदेश दे देता है, लेकिन उन्हें शायद एक भूल कर दी थी। इस बार जो योद्धा फटने वाला था वह महाराज स्तर का नहीं था। जैसे ही यह धमाका होता है सारा आसमान अपनी आवाज खो देता है, पूरी दुनिया अपना रंग खो देती है और आसमान में भरी रात को एक नया सूरज उगता हुआ दिखाई देता है। नीचे का पूरा समुद्र सूख जाता है और चारों ओर से उस जगह की ओर पानी बवंडर की तरह आने लगता है। कुशाल अपनी सारी डेविल्स की सेना को अपने चारों ओर एक बहुत ही मोटी शील्ड बनाने का आदेश दे देता है, जिस वजह से वह शील्ड 3/4 तबाह हो जाती है और उसकी सेना केवल पहले की 10% ही बचती है। यह धमाका इतना जोरदार था कि अगले 15 मिनट तक कुशाल को कुछ भी सुनाई या फिर महसूस नहीं होता है। उसने पिछला जो आत्मा विस्फोट देखा था उस वक्त वह योद्धा से काफी दूरी पर था, लेकिन अब वह महसूस करता है कि एक डिवाइन सोल्जर स्तर का योद्धा कितना ताकतवर हो सकता है। अभी तो धमाका खत्म भी नहीं हुआ था। इस धमाके से ऊर्जा की तरंग चारों ओर फैलती है और आसपास 1000 किलोमीटर तक जितने भी टापू थे सपाट मैदान में बदल जाते हैं। जितने भी ऊंचे पहाड़ थे चोटी रहित हो जाते हैं और समुद्र में बहुत ही ऊंची सुनामी की लहरें उठने लगती हैं। आकाश फटने लगता है और आकाशीय धागे विस्थापित हो जाते हैं। उन आकाशीय धागों के विस्थापन की वजह से एक बवंडर बन जाता है जो कि बहुत ही घनी मात्रा में पानी को अपनी ओर खींचता है और एक चक्र बन जाता है। इस चक्र का खतरनाक स्वरूप ही किसी आम व्यक्ति की रूह कंपा सकता था। कुशाल जब ये दृश्य देखता है तो वह भी बुरी तरह घबरा जाता है। वह इस सोच में पड़ जाता है कि अगर वह इस धमाके के संपर्क में आया होता तो उसके साथ क्या होता। ये सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है। उसके पास से एक काले रंग का धुआं बाहर निकलता है और कहता है, क्या हुआ, इतने से में ही तुम्हारी रूह कांप गई। मैंने तो एक आधा कदम रख चुके आकाशीय स्तर के योद्धा का आत्मा विस्फोट देखा है। कुशाल जब ये सुनता है तो वह अपने होठों को कंपता हुआ महसूस करता है और कहे बिना नहीं रह पाता है, तो क्या आपकी रूह नहीं कांपी है। वह काला साया कुशाल की इस बात पर खांसी छोड़ देता है। वह थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था। वह उसके सर पर मारते हुए कहता है, तुम अभी अपनी सेना बनाने पर ध्यान दो और आगे की तरफ मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम उपस्थिति दर्ज कराते हुए ही चलो। कहीं उन पागलों ने किसी डिवाइन जनरल स्तर का योद्धा भेज दिया होगा तो फिर तुम्हारी हालत सही नहीं रहेगी। ये सुनकर खुद कुशाल भी कांप जाता है। भले ही वह आगे जिस जगह पर जाने वाला है वहां पर डिवाइन जनरल स्तर का एक पुतला मिल सकता है, लेकिन उसे इतना यकीन भी नहीं है। ऊपर से डिवाइन जनरल स्तर के योद्धा का पुतला एक असली योद्धा जैसा ताकतवर होता है, इसलिए उसे काबू करने में भी कुशाल को परेशानी हो सकती है। उसका मास्टर उसकी सोच को भांप लेता है और कहता है, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उस पुतले को काबू कर लूंगा और इतनी आसानी से कोई भी ताकत अपने डिवाइन जनरल स्तर के योद्धा को बाहर नहीं भेजता है, इस वजह से उससे मिलने की संभावना बहुत ही कम है। ये सुनकर कुशाल चैन की सांस लेता है और फिर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। इस जगह पर यह भयंकर दृश्य पता नहीं कितने समय तक रहने वाला था, लेकिन इस वजह से आसपास के जीवों के लिए ये जगह एक पाबंदित इलाका बन गई थी। इस धमाके की वजह से पैदा हुई सुनामी की लहरें किनारों की तरफ तेजी से बढ़ती हैं, जिन्हें किनारों के शहरों में मौजूद योद्धा किसी तरह से रोकते हैं। वे समुद्र की गहराई में देखते हैं और उन्हें अपने दिल में कुछ घबराहट सी महसूस होती है। ऊपर से जो भी 100 टोकन तीनों एल्डर्स के पास थे उनमें से अब तक 4 टोकन टूट चुके थे। 2 डिवाइन चरण में प्रवेश कर चुके योद्धा का और बाकी के 2 महाराज स्तर के योद्धाओं के। इस वजह से उन्हें आने वाले खतरे के प्रति और भी चिंता होने लगती है। उनमें से सबसे कम उम्र वाला एल्डर अपने डिवाइन सेंस को एक्टिवेट कर देता है और आसपास के 500 किलोमीटर के क्षेत्रफल को घेर लेता है। वह आगे के भी स्थान को घेर सकता था, लेकिन वह इतने ही स्थान को घेरता है क्योंकि वह इस जगह पर सटीकता से नजर रखना चाहता था। इन्हीं सारी परिस्थितियों के बीच में मुकाबले का दौर शुरू होता है और अगले दिन की सुबह सारे के सारे योद्धा दर्शकों वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। आज के दिन कोई भी योद्धा अपने घर पर नहीं रुका था क्योंकि उन्हें ये मुकाबला देखना था। इस मुकाबले में इंसानों में सबसे आगे चल रहे योद्धा और जानवरों में सबसे आगे चल रहे योद्धा के बीच युद्ध होने वाला था। वे इतने महत्वपूर्ण अवसर को कैसे छोड़ सकते थे। क्या पता इस योद्धा से उन्हें कोई ऐसी चीज सीखने को मिल जाए जिससे वे आगे चलकर अपने आप को और भी मजबूत कर सकें। इन सारी चीजों के अलावा वे एक ऐसे युद्ध के भी साक्षी बन सकते थे जिनसे एक जीनियस का जन्म हो सकता है। बहरहाल जो भी मुकाबले को देखने के लिए सभी के सभी योद्धा पहुंच गए थे और सुबह के 8 बजने में अभी भी आधा घंटा बचा हुआ था, तब तक सभी वहीं पर साधना करने के लिए बैठ जाते हैं। जो साधना करने में रुचि नहीं रखते थे वे आसपास भटकते हैं और गुट बनाकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। वे सभी आपस में बात करते हुए चर्चा करने में लगे हुए थे कि दोनों ही प्रतिभाशाली योद्धाओं में से कौन विजयी बनकर उभरेगा। बहरहाल इन्हीं सारी चर्चाओं के बीच में आधा घंटा गुजर जाता है और जल्दी ही होस्ट सभी के सामने आ जाता है। स्क्रीन पर मुकाबले का नाम लिखा आ जाता है और नीचे तालिका दिखाई जाती है। आज का मुकाबला न सिर्फ यहाँ पर बल्कि सारे के सारे उत्तर पूर्वी इलाके में चर्चा का विषय था।
पूरे इलाके में एक तरह का जोश का माहौल फैला हुआ था। ड्रैगन राजवंश में एक बहुत ही शानदार महल के सामने एक बड़ी सी जल की बनी स्क्रीन पर थी, जिस पर सारी जनता अपने राजकुमार को लड़ते हुए देखने वाली थी। इस मुकाबले के लिए वे बहुत ही उत्साहित थे। आखिर इस मुकाबले के साथ ही ड्रैगन राजवंश अपनी पुरानी इज्जत को वापस से हासिल करने वाला था। वहीं पर सौर राजवंश की राजधानी में भी कम जोशीला माहौल नहीं था। विक्रांत सौर अभी तक के इतिहास में सौर राजवंश के पहले महाराज के बाद दूसरा योद्धा है जो कि इस स्तर की प्रतिभा दिखा पाया है। सभी की नजरों में उनके राजकुमार बहुत ही महान योद्धा थे और सभी के सभी अपने राजकुमार की जीत की कामना कर रहे थे। और इसमें भी कोई शक की बात नहीं थी कि यह मुकाबला इतनी हाइप बना रहा था, बिल्कुल सयारा मूवी की तरह, क्योंकि इसमें लड़ने वाले योद्धाओं के साथ उनके राजवंशों के सेंटीमेंट जुड़े हुए थे और दोनों के दोनों ही राजकुमार अपने राजवंश की इज्जत के लिए लड़ने वाले थे। दोनों ही अपनी ताकत की सीमाओं को पार करने के लिए तैयार थे। इस युद्ध के मैदान में आज दो दिग्गज लड़ने वाले थे जो कि भविष्य में महान योद्धा बनने की काबिलियत रखते हैं और पूरी दुनिया उनके इस मुकाबले को देखने के लिए उत्सुक है। ये तो साधारण बात ही हुई ना। आज के दिन तो पिछड़े हुए इलाकों से भी योद्धा शाही राजधानी में आ गए थे। हाँ, ज्यादा पिछड़े इलाकों को तो ये मार्शल आर्ट्स मीटिंग के बारे में भी नहीं पता होगा, लेकिन जितनों को पता था वे सारे के सारे राजधानी में आ गए थे ताकि इस मुकाबले को नजदीक से देख सके। अटलांटा में भी सारी समुद्री प्रजातियां जो कि ड्रैगन राजवंश के अधीन थी इस वक्त इकट्ठी हो गई थी और वे इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। उन्होंने पिछले मुकाबले को देखा था, लेकिन उन्हें पता था कि वह उनके राजकुमारी की असली ताकत नहीं थी। असली ताकत तो इस मुकाबले के लिए तैयार थी। सभी की नजरों के बीच में दो दिव्य आभा से भरे हुए व्यक्ति मैदान में प्रकट होते हैं। एक ने नीले और काले रंग की पोशाक पहनी थी और उसका ऊपरी शरीर एक कवच से ढका हुआ था, तो वहीं पर दूसरे ने सुनहरे रंग के शाही वस्त्र पहने हुए थे। दोनों ही दिव्य लोक के दो देवता दिख रहे थे। ऐसी आभा पिछली बार वीर से भी रिलीज हुई थी, लेकिन वह इस चीज से बिल्कुल अलग थी। मैदान में सभी की उत्साहित नजरों के बीच विक्रांत और आर्यन एक दूसरे का सामना करने के लिए पहुंच जाते हैं। उन दोनों की आभा ही उन्हें सारी भीड़ से अलग बनाती थी। टापू पर मैदान में आर्यन और विक्रांत एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों की ही आंखों में फाइटिंग स्पिरिट भरी हुई थी। दोनों के दोनों एक दूसरे की ताकत को आजमाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। आर्यन कहता है, तो मिस्टर ह्यूमन जीनियस, आज हम दोनों एक दूसरे के सामने पहुंच ही गए हैं। मैं तुम्हें हराने के लिए बहुत ही पहले से बेचैन था। विक्रांत उसकी इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता है और बस शांत नजरों से उसे देखता रहता है। काफी समय के बाद वह कहता है, तुम सच में एक ताकतवर योद्धा हो आर्यन, लेकिन तुम शायद से अपनी राह पर से भटक गए हो। आर्यन जब ये सुनता है तो वह घमंड में अपना सर हिलाता है और कहता है, मुझे इन दर्शन शास्त्र की बातों में किसी भी तरह की कोई भी रुचि नहीं है और आज मैं तुम्हें हराकर साबित करूंगा कि मैं सबसे प्रतिभाशाली हूँ। आर्यन जब ये सुनता है तो वह बस अपना माथा हिलाता है और अपने पास से अपनी साधारण सी दिखने वाली तलवार को निकाल लेता है। आर्यन भी इस बार ज्यादा लापरवाही न देते हुए सीधा अपने सबसे ऊपरी बैटल रूप में पहुंच जाता है और सीधे अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बदले में विक्रांत भी अपने स्वॉर्ड इंटेंट को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इस इंटेंट को अपनी चाल से मिलाने के बाद उसकी गति भी बढ़ जाती है और वह तेजी से आर्यन की ओर आगे बढ़ जाता है। आर्यन भी अपनी तलवार को लहराता है और अपनी बढ़ी हुई गति के साथ विक्रांत की ओर बढ़ जाता है। इस बार किसी भी तरह का आकाशीय विस्थापन नहीं किया गया था। दोनों अपनी ही गति के ऊपर निर्भर थे, फिर भी वे 0.01 सेकंड में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक धमाका होता है और चारों ओर एक दिव्य बल और एक खतरनाक इंटेंट फैल जाता है जो कि आकाशीय धागे को भी चीर रहा था। यह उन दोनों के बीच पहला ही टकराव था, लेकिन इसी टकराव ने कई सारे किंग स्तर के योद्धाओं को पसीना बहाने पर मजबूर कर दिया था। उनके लिए इस हमले को रोकने में ही, हमले को तो छोड़ो, इस हमले के प्रभाव को ही रोकने में उनकी पूरी ताकत लग जाती। सच में जीनियसेस की दुनिया हमसे बहुत ही अलग है। मैदान में दोनों के टकराव के बाद वे पीछे हट जाते हैं और एक दूसरे की तरफ फिर से देखते हैं। आर्यन उत्साह के साथ कहता है, इस दिन के लिए मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था। आ जाओ, आज बहुत ही मजा आने वाला है। विक्रांत की नजरें लेकिन पूरी तरह से शांत थी और उसकी नजरों में किसी भी तरह के भाव को पढ़ पाना मुश्किल था। वह अपनी तलवार को लहराता है और स्वॉर्ड इंटेंट से भरा हुआ एक स्लैश अटैक करता है। इस हमले के करने के साथ ही वह अपनी गतिज तकनीक का भी इस्तेमाल करता है और आगे बढ़ता है। आर्यन इस हमले को रोकने के लिए अपने हाथ को लहराता है और उसके पंजे से एक स्लैश अटैक निकलता है और विक्रांत के हमले की तरफ बढ़ जाता है। दोनों का हमला टकराता है और एक धमाका होता है। इस धमाके का असर शांत होता उससे पहले ही एक और धमाका होता है जिसमें विक्रांत और आर्यन भी आपस में टकरा जाते हैं। दोनों के टकराव से ऊर्जा की तरंग निकलती है और वे दोनों फिर से पीछे हट जाते हैं। इसी तरह से टकराव चलता रहता है। जब आर्यन पीछे हो रहा था तभी वह हवा में घूमते हुए अपने पंच से एक ऊर्जा का जाला बनाता है। इस ऊर्जा जाल में ड्रैगन एनर्जी का भी इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से यह सामान्य से काफी मजबूत था।
यह एक तरह की तकनीक है जिसे कैप्चर नेट तकनीक कहा जाता है। वह तुरंत अपना हाथ लहराता है और ये तकनीक आगे बढ़ती है और विक्रांत के चारों ओर एक जाल बनाने की कोशिश करती है। विक्रांत इस तकनीक का तोड़ करते हुए सीधा अपनी गतिज तकनीक को एक्टिवेट कर एक बगल को हट जाता है और हवा में ऊपर उठकर अपने ऊर्जा से एक रस्सी बनाता है। इस तकनीक का नाम बेंडिंग रोप था और ये तकनीक किसी भी योद्धा की ऊर्जा को एक सघन रस्सी में बदल देता है। वह इस रस्सी की मदद से आर्यन की गति को स्तब्ध करने की कोशिश करता है। आर्यन भी फुर्ती दिखाता है और तुरंत हवा में ही अपने पैर पटकता है और तेजी से एक दिशा में बढ़ जाता है। ठीक इसी वक्त वह रस्सी तुरंत विघटित होती है और एक ऊर्जा के जाल में बदल जाती है। दूसरी ओर विक्रांत भी उस रस्सी पर से पकड़ को छोड़ देता है और उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से काबू करने लगता है। इस वजह से उसके शरीर को पृथक रूप से आजादी मिल जाती है। जब आर्यन उस जाल से बचने की कोशिश कर रहा था तभी उसे अपने पीछे से एक हमले का आभास होता है और वह तुरंत पीछे हटता है और उस हमले को डॉज कर हवा में एक पंच घुमाता है। जल्दी ही उसके पंच का किसी चीज से टकराव होता है और विक्रांत सामने आता है। विक्रांत की तलवार और उसका पंजा आपस में टकराता है और एक धात्विक टकराव की आवाज आती है। इस टकराव से दोनों पीछे हटते हैं और फिर वापस से आगे बढ़ते हैं। इस बार आर्यन अपने एक पंजे से हमला करता है और दूसरे हाथ में मौजूद तलवार को अपनी पीठ के पीछे घुमाता है। उसके ऐसा करते ही उसके पीछे से पानी के बवंडर बनने लगते हैं और वे तेजी से उसके पीछे से विक्रांत पर हमला कर देते हैं। विक्रांत, जो कि आर्यन के पंजे से उलझने में लगा हुआ था, इस हमले को देखता है और अपने स्वॉर्ड इंटेंट को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसके चारों ओर एक तरह का बवंडर बनता है जो कि उन सारे पानी के कांटों को काट देता है। दोनों इस हमले में भी बराबरी से ही बाहर निकले थे। उन दोनों का मुकाबला समय के साथ चरम पर पहुंचता जा रहा था और दोनों ही योद्धाओं में से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। विक्रांत के हर एक हमले के पीछे एक युक्ति थी और आर्यन उस युक्ति को सुलझाते हुए हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वे इस तरह लड़ते हुए पूरे स्टेज के आसमान को घेर लेते हैं और पूरे स्टेज के ऊपर रंग बिरंगे धमाके होने लगते हैं। दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर तरह तरह की तकनीकों का प्रयोग करते हैं और हर एक तकनीक पिछली वाली से खतरनाक होती है। वे दोनों इसी तरह लड़ते हुए पूरी की पूरी स्टेज को माप लेते हैं और अंत में सुरक्षा कवच से जाकर टकरा जाते हैं। इस मैदान के चारों ओर एक तरह का सुरक्षा कवच बनाया गया था ताकि इस कवच के भीतर होने वाले किसी भी तरह के हमले का प्रभाव बाहरी लोगों पर न हो। विक्रांत अपने और आर्यन के बीच दूरी पैदा करता है और फिर अपने एक हाथ से मुद्राओं को बदलने लगता है और दूसरे हाथ से तलवार को घुमाते हुए अपने सर के ऊपर ले जाता है। उसके पीछे से ऊर्जा की हजारों तलवारें बन जाती हैं जो कि एक चक्र की तरह उसके आसपास घूमने लगती हैं। वे सारी की सारी तलवारें एक रिदमे में काम कर रही थी। आर्यन भी पीछे हटता है और अपने पंजे पर बहुत ही मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा करना लगता है। जल्दी ही उसके सर के पीछे एक विशालकाय पंजा बन जाता है जो कि अपने हाथ में एक त्रिशूल को पकड़े हुए था। यह त्रिशूल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसने विक्रम के साथ मुकाबले में इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार यह जल की नाजुक आभा को नहीं बल्कि जल की विध्वंसक आभा को दर्शा रहा था। इस हमले को देखने पर एक उठती हुई सुनामी का आभास हो रहा था। वहीं पर विक्रांत के हमले को देखने के बाद ऐसा आभास हो रहा था मानो हवा ही तलवार में बदल गई हो और किसी भी चीज को काट सकती हो। जल्दी ही विक्रांत अपने हमले को एक झटके के साथ आर्यन की तरफ छोड़ देता है और आर्यन भी अपने हमले को एक सुनामी की तरह रिलीज कर देता है। दोनों के हमलों से वातावरण में आकाशीय तरंगे पैदा होती है और आकाश में सुनामी सी बन जाती है। दोनों ही हमले आपस में टकराते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की वजह से आर्यन 2 कदम पीछे हो जाता है, तो वहीं पर विक्रांत अपने हाथ पर दबाव महसूस करता है। दोनों के ही हमलों ने अपना अपना असर दिखाया था, लेकिन यह असर उन दोनों के शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है और वे वापस से लड़ने में लग जाते हैं। इस मुकाबले से पूरे के पूरे उत्तर पूर्वी इलाके में रोमांच की लहर फैल गई थी। मैदान के बाहर खड़े योद्धा भी अपनी आंख फाड़कर इस मुकाबले को देख रहे थे। अली कहता है, पता नहीं मैं कब इन दोनों में से किसी से लड़ूंगा। मैं भी इस तरह का रोमांच महसूस करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सभी उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने अपने सांस फूल जाने तक लड़ाई की थी और आज फिर से तैयार हो गया है, कैसा प्राणी है। वीर दूसरी ओर दोनों की युद्ध कलाओं से प्रभावित हुआ था और वह इन युद्ध कलाओं को गौर से देख रहा था, क्या पता वह भी कुछ नया सीख जाए। हरिवर्णी राजवंश से आया हुआ एम्परर स्तर का योद्धा भी इस युद्ध कला से प्रभावित हो गया था। उस जगह के योद्धा अपनी युद्ध रणनीतियों के लिए काफी मशहूर होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे भी महसूस हो रहा था कि दोनों की युद्ध कलाएं उससे आगे हैं। मैदान में आर्यन और विक्रांत आपस में टकराते रहते हैं और कभी कभी रणनीति बनाते हुए बड़े हमले भी करते हैं। कुल मिलाकर यह युद्ध जितना लंबा जा रहा था उतना ही ये रोमांचक होता जा रहा था। कई सारे योद्धा तो अब शर्तें भी लगाने लगे थे। जल्दी ही उन दोनों को लड़ते हुए 41 मिनट तक बीत जाती हैं। आर्यन और विक्रांत एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आर्यन कहता है, तुम सच में ताकतवर हो, लेकिन आज तुम पक्के पर हारोगे।
इतना कहने के बाद वह अपने हाथ की मुद्राओं को बदलता है और उसके शरीर पर कुछ संरचनाएं उभरने लगती हैं। ये संरचनाएं ड्रैगन स्केल्स थीं। जल्दी ही चारों ओर एक तरह का दबाव फैल जाता है। ये दबाव हर एक रक्तधारा पर पड़ रहा था। इस दबाव को महसूस कर विक्रांत भी हल्का सा हैरान हो जाता है, लेकिन वह जल्दी ही अपनी शांत अवस्था में वापस आ जाता है। वह कहता है, तो तुमने ट्रू ड्रैगन स्टेट को हासिल कर लिया है और असली ड्रैगन की रक्तधारा को रिफाइन कर लिया है। मुबारक हो, अब तुम ड्रैगन एकेडमी में भी जा सकते हो। लेकिन रही बात मुझे हराने की, तो मुझे नहीं लगता कि मैं केवल इस रक्तधारा से हार जाऊंगा। वह इतना कहता है और अपने हाथ की मुद्राओं को बदलता है। उसके सर के पीछे ऊर्जा का एक बवंडर बनने लगता है और चारों ओर एक अजीब सा सुनहरा रंग फैल जाता है, जो कि चारों ओर के वातावरण को और भी सुंदर बना देता है। जल्दी ही विक्रांत के सर के पीछे एक चक्र प्रकट होता है। ये धर्म चक्र था और इससे सभी परिचित थे, लेकिन इसकी असली पहचान से सौर राजवंश के महाराज और हरिवर्णी राजवंश के महाराज ही परिचित थे। ये देव धर्म चक्र था, जो कि सबसे ऊपरी 3 धर्म चक्रों में से एक है। इस धर्म चक्र के मालिक ने ही आज से 10,000 साल पहले सौर राजवंश की स्थापना की थी और हरिवर्णी राजवंश की नींव भी एक योद्धा ने रखी थी, जिसने भी अपना धर्म चक्र जागृत कर लिया था। अब फिर से इस धर्म चक्र को देखकर उन दोनों के भाव थोड़े से उत्साहित थे। मैदान में विक्रांत जैसे ही अपने धर्म चक्र को एक्टिवेट करता है, वह सारा ब्लड लाइन का दबाव भूल जाता है और आराम से उस दबाव में खड़ा हो पाता है। वह कहता है, रक्तधारा मेरे लिए बस एक बाहरी तत्व है जिसे मैं हरा सकता हूँ। वह इतना कहता है और अपनी तलवार को और भी जोर से पकड़ लेता है। उस तलवार के ऊपरी हिस्से पर दरार पैदा होती है और जल्दी ही वह ऊपरी हिस्सा एक झटके के साथ फट जाता है। उस ऊपरी हिस्से के भीतर से एक सुनहरे और नीले रंग की तलवार निकलती है, जिसकी पट्टियां लाल रंग से बनी हुई थी। वह उस तलवार को हवा में घुमाता है और अपने स्वॉर्ड इंटेंट को पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो वहीं पर आर्यन भी अपनी ड्रैगन एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। इस बार वह एनर्जी पहले की तरह सीमित नहीं थी, बल्कि इस बार उस ऊर्जा का एक बवंडर बन जाता है, जो कि आर्यन को चारों ओर से घेर लेता है। वह सारी ऊर्जा जल्दी ही आर्यन के शरीर में सम्मिलित हो जाती है और उसकी मांसपेशियां उभर आती है। अब उसमें बिल्कुल भी इंसानी आभा नहीं नजर आ रही थी। वह पूरी तरह से इंसानी आकार ले चुका एक ड्रैगन दिख रहा था। वह भी अपने पंजों को भींचता है और अपनी तलवार को हिलाता है। उसकी तलवार का आकार जल्दी से बढ़ता है और वह और भी फैल जाती है। वह जल्दी है एक बड़ी और चौड़ी तलवार में बदल जाती है। विक्रांत अपनी तलवार को हवा में घुमाता है और एम्परर स्वॉर्ड कहते हुए आर्यन पर हमला कर देता है। जल्दी ही उसके पीछे एक बड़ी सी दिव्य आभा प्रकट होती है और वह एक सम्राट का रूप ले लेती है। ये सम्राट अपने हाथ में मौजूद तलवार को घुमाता है और एक स्लैश अटैक आर्यन की तरफ बढ़ जाता है। बदले में आर्यन भी अपनी बड़ी सी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ता है और स्वर्ग विध्वंसकारी तलवार, उसके पीछे एक दिव्य आभा प्रकट होती है और बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है। ये ड्रैगन हवा में अपने पंजे को लहराता है और एक हमला बनता है, जो कि विक्रांत की ओर बढ़ जाता है। जल्दी ही वे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और हवा में एक दूसरे की तरफ से दुश्मनी वाले भावों को महसूस कर और भी भड़क जाते हैं। वे अपनी गति बढ़ाते हैं और पलक झपकते ही बूम, एक धमाका होता है और सब कुछ सुन्न पड़ जाता है। बाहर खड़े हुए योद्धा, जो कि मुकाबले में खो गए थे और सुरक्षा बरतना ध्यान भूल गए थे, अपने कानों पर एक बहुत ही बड़ा आघात महसूस करते हैं। जब आकाश से बिजली टकराई, तब जन्म हुआ एक योद्धा का, एक वीर योद्धा की झलक, हाथ में चमकती तलवार, आंखों में आग, एक रहस्य जो सदियों से छुपा था। युद्ध के मैदान, दौड़ते सैनिक, टकराते तलवारें, एक युद्ध जो सिर्फ ताकत से नहीं, हिम्मत से जीता जाएगा। दुश्मन की काली सेना, रहस्यमयी शक्ति, टूटता किला। अब समय है उठ खड़े होने का, क्योंकि ये कहानी है बिजली से तेज उस योद्धा की। साथ ही लाइटनिंग और द वॉरियर जल्द आ रहा है AK मल्टीवर्स यूट्यूब चैनल पर। वो अकेला है मगर अधमरा नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइटनिंग और द वॉरियर को सुनना है तो AK मल्टीवर्स यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।